जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका साइंस का टॉपिक है जो फिजिक्स से रिलेटेड है। ये हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस में आपको दिया गया है अध्याय 1 लेकर आए हैं, जिसमें फिजिक्स के कुछ सामान्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है। तो इस वाले सेशन को आप जरूर देखें, जिससे कि कई प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इस सेशन को आप देखिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने को मिलेगा, जिससे कि आपको परीक्षा में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए चलते अपने सेशन पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आपका अध्याय 1 सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये सभी परीक्षा उपयोगी है, ठीक है। तो आप देखिए, इसमें आपके सबसे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और राशियों और मात्रक से आपके कई प्रकार के प्रश्न अब तक बन चुके हैं। तो इन सामान्य नियमों को हम जानते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, भौतिक राशियां जिसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसमें आपके देखिए फिजिकल क्वांटिटी का क्या अर्थ है। पहला पॉइंट आपको दिया है कि भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का क्या है, गुण है, तथा इस गुण को संख्यात्मक मान एवं कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि क्या है, आपकी भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। भौतिक राशियां आपकी क्या है, दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश। अदिश का मतलब है जिसमें दिशा ना हो, ठीक है, और सदिश का मतलब है दिशा सहित, यानी कि सा इसमें जो है दिशा यानी कि सहित लगाता है, दिशा सहित। और आ का मतलब है जिसमें दिशा ना हो, तो उसे हम बोलेंगे अदिश। जिसमें दिशा ना हो और जिसमें दिशा सहित हो, उसे आप सदिश बोलोगे, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो है, इसे आप स्केलर क्वांटिटी पहले वाले को और दूसरे वाले को आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए, भौतिक राशि के अंदर सबसे पहला हमने आपको बताया कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट आपको दिया गया है कि भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। जिनमें दिशा ना हो, केवल आपका क्या हो, वैल्यू दी गई हो, परिमाण दिया गया हो, तो वही आपका, जैसे दूरी है, आपका क्या है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दिया है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये आप ध्यान रखिए, ये आपके क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं और इनमें से कई बार आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक राशि यानी कि सदिश वाली, यानी कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ आपके दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बलागुण, ये आपके क्या हैं, ये सभी आपके क्या हैं, सदिश राशियां हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, इसके बाद महत्वपूर्ण राशियां क्या क्या हैं। तो देखिए, दूरी, दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, आपकी दूरी कहलाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूरी किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, ठीक है। अब ये अदिश क्यों है, आपने देखा हो, दूरी आप किसी भी दिशा में चल के तय कर सकते हो, तो ये आपकी दूरी कहलाती है, ठीक है। वेग आपका सदिश क्यों है, क्योंकि वेग की एक दिशा होती है कि जिस प्रकार से हम सीधे सीधे एक दिशा में चलते हैं, ठीक है, तो उसे आप वेग कहते हो। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्थापन एवं निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी आपका विस्थापन कहलाती है। अब देखिए, विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि है। कैसे, देखिए, विस्थापन आप कैसे कहेंगे, यदि कोई पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसकी दिशा ये है, तो आप कहेंगे कि इसकी दिशा आपकी सीधी सीधी है, ठीक है, पूर्व की ओर जा रहा है, ये पश्चिम है आपका, ठीक है, और ये आपका पूर्व है। तो आप पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जा रहे हो, तो आपकी दिशा क्या है, निश्चित है। इसीलिए आपका जो विस्थापन हुआ है, एक दिशा के अंतर्गत हुआ है, दो पॉइंटों के मध्य, ठीक है। तो आप, ये एक सदिश राशि है।
ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है आपका। तो विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। दूरी आपको बता दिया है और विस्थापन भी बता दिया। चलिए, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका चाल। तो देखिए चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी आपकी चाल कहलाती है। यानी कि आपका एक सेकंड में जितनी दूरी आप तय करोगे उसे आप चाल कहोगे, ठीक है। चलिए, वेग, वेग क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कहने का मतलब जो विस्थापन है आपका, एक सेकंड में जितना आप विस्थापन करेंगे, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे? वेग कहोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जिसका आपका मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड है, तो आप याद कर लीजिए। अब देखिए त्वरण, त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होता है? धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग क्या है? घट रहा है, तो उसे आप बोलोगे ऋणात्मक त्वरण कहोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यानी कि समय के अनुसार यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे त्वरण कहेंगे, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका जो डिनोटेड पॉइंट है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को आप क्या कहते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। ये क्या है? एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ये पूछ लिया जाता है संवेग का मात्रक क्या है, तो आप बताओगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। चलिए, अब देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले राशियां और उनके मात्रक। जैसे कि देखिए आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है। सबसे पहले आपका दिया है लंबाई। लंबाई का आपका मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में मीटर। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। समय का है मात्रक आपका यूनिट जो है आपका सेकेंड। और कार्य ऊर्जा दोनों का ही आपका क्या है? जूल है। विद्युत द्वारा एम्पियर है मात्रक, ठीक है। ऊष्मा गतिकी ताप या ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका क्या है? सॉरी, ज्योति तीव्रता आपका अलग है, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो आपका ऊष्मा गतिकी ताप का मात्रक है केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडेला। तो ये यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद आपका कोण आएगा, यानी कि एंगल। एंगल का आपका जो मात्रक है रेडियन, हम रेडियन में एंगल को मापते हैं, ठीक। इसके बाद आपका त्वरण आया, एक्सेलरेशन, ये भी आपको हमने बताया था। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय, ये आपका मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक कहलाएगा, ठीक है। अब बल, बल आपका क्या है? फोर्स है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। चलिए, दाब, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। और शक्ति का मात्रक है वॉट। फिर इसके बाद क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर और आयतन का मात्रक है घन मीटर, ठीक है। यानी कि वर्ग मीटर को आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर और यदि आप घन मीटर को लिखेंगे तो मीटर का क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद चाल दिया है आपका। चाल का मात्रक क्या है? आपका मीटर प्रति सेकंड है और यही आपका वेग का भी मात्रक रहता है। चलिए, अब देखिए कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या है आपका ऐसे ही पद्धति में? तो देखिए कोणीय वेग का है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। आवृत्ति का आपका मात्रक है हर्ट्ज। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आपका हर्ट्ज है। संवेग का आपको अभी बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और आवेग, इसको आप याद रखिए। संवेग आवेग में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो आवेग का मात्रक है न्यूटन प्रति, यानी न्यूटन प्रति नहीं, न्यूटन सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लाई में है ये, न्यूटन इंटू में है, ठीक है। न्यूटन इंटू मल्टीप्लाई का साइन है सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का आपका क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये वाला आप इंपोर्टेंट लिखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक है। वोल्टेज, यानी कि जिसे आप विभवांतर के नाम से जानते हो, ये वोल्ट इसका मात्रक है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आपको पता है ओम, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का। इसके बाद देखिए विद्युत धारिता का मात्रक है आपका फैराडे।
विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का है वेबर, ज्योति फ्लक्स का है आपका ल्यूमेन, और प्रतिदीप्ति घनत्व जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका है लक्स, और प्रकाश तरंग दैर्घ्य का है एंगस्ट्रम। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एंगस्ट्रम जो होता है प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, और प्रकाशीय दूरी को मापने का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका सामान्य नोट है जिसे हम पढ़ेंगे। नोट क्या है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थों की मात्रा मूल राशियां हैं तथा इनके मात्रकों के मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी इनके मात्रक जो होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपकी क्या है? मूल राशियां। तो आपको ध्यान रखना है 7 आपकी मूल राशियां हैं और इनके ही 7 क्या है? मूल मात्रक। चलिए नेक्स्ट, गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही है तो आप क्या कहोगे? वह वस्तु की गति कहलाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें सापेक्ष बताया, यानी कि कोई भी पिंड क्या है आपका स्थिर नहीं है, तो किसी ना किसी पिंड के सापेक्ष हम क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है दूरी और विस्थापन, ठीक है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है ये आपको बताना है, ठीक है। दूरी और विस्थापन के मात्रक तो सेम है पर इनमें अंतर है, तो ये देखते हैं। देखिए दूरी आपकी अदिश राशि है और विस्थापन आपका सदिश राशि है। दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, विस्थापन की आपकी दिशा होती है, बस इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है। मात्रक दोनों के सेम है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई दिशा नहीं है, आपकी केवल दूरी नापी जाती है। चलिए अब देखिए सेकंड पॉइंट, किसी वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के अंतर को आप क्या कहेंगे? वस्तु का विस्थापन कहेंगे। जैसे आपने स्टार्ट किया ए से चलना और आप बी तक पहुंच गए, तो आपके इन दोनों के बीच की जो अंतर होगा इससे आप क्या बोलोगे? विस्थापन कहोगे, और ये एक दिशा में तय करता है अपनी दूरी को। चलिए स्मरणीय पॉइंट देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको कि दूरी अदिश राशि तथा विस्थापन सदिश राशि है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट देखिए, दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी समय के अंतराल के हिसाब से आप वस्तु का जो विस्थापन है वह धनात्मक भी मान सकते हो, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु का विस्थापन उन बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। तो ये आपके स्मरणीय बिंदु थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पेज पर चलते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने चाल के बारे में आपको बताया कि चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, ठीक है। अब अदिश यानी कि ये अदिश राशि है और परिमाण होता है इसमें। चाल हमने आपको बता दिया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को आप क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है और जिसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चाल का जो फॉर्मूला है आपका, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, ठीक है। और इसका मात्रक अभी आपको बताया, दूरी आपकी मीटर में मापी जाती है और समय आपका सेकंड में मापा जाता है। अर्थात 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करने को आपका कहेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड में तय की गई चाल है आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए वेग क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे आप क्या कहते हो? वस्तु का वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए मैंने आपको बताया, देखिए दोनों का जो मात्रक है, देखिए ऊपर आपका दिया है मीटर प्रति सेकंड और देखिए इसका भी मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड है। बस इन दोनों में एक अंतर है, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा चला गया विस्थापन बटे समय, ठीक।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सेलरेशन, जिसे आप त्वरण के नाम से जानते हैं। तो त्वरण क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया है आपको, वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, इसमें जो a बराबर है, a बराबर होता है वेग परिवर्तन का मतलब हो गया v2 माइनस v1 अपॉन समय, यानी कि ये आपका वेग दिया गया है ऊपर। तो वेग का मात्रक आपको अभी बताया, क्या है आपका वेग का मात्रक, वेग का मात्रक अभी इसमें बताया है, देखिए ऊपर मीटर प्रति सेकंड है। तो आप देखिए 1 मिनट इसे रफ कर देते हैं। देखिए a बराबर आप लिखोगे वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग परिवर्तन का मतलब वेग है ऊपर, तो इधर मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है, और बटे में सेकंड आएगा समय का मात्रक, इसीलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड का, तो आप लिखोगे सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका जो मात्रक है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक्सेलरेशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, यानी कि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और आपका वेग बढ़ता जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आप दिशा में परिवर्तन ना करें और वेग में परिवर्तन करते जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, बढ़ रहा है। ये त्वरण से संबंधित सारे पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बिना दिशा परिवर्तन हुए यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो कहा जाता है कि उस वस्तु का त्वरण क्या है, ऋणात्मक है, अर्थात वह वस्तु मंदित हो रही है, ठीक है। जैसा कि आप साइकिल में ब्रेक लगाते हो तो वह आपकी क्या है, मंदन वाली प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिए गए हैं, इसमें आपको बताया है यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब क्या है कि वो तो देखिए वो वस्तु आपकी स्थिर है और उसमें समान वेग से चल रही है, तो उसका त्वरण आप क्या करोगे, 0 मानोगे, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, आपका स्पीड का कभी बढ़ना या घटना, ये दोनों प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि स्थिर है तो उसमें त्वरण आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यदि किसी वस्तु का वेग स्थिर है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो आप बताओगे यदि वे एक समान चाल से चल रही है तो त्वरण आपका शून्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन एक समान हो रहा है, ठीक है, तो वस्तु एक समान त्वरण से क्या है, गतिशील है। तो आप बताओगे एक समान त्वरण से कब गतिशील रहेगी, यदि समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन कर रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि आप वेग प्राप्त कर रहे हो तो आपका जो समय है, समय के अनुसार आप अलग अलग वेग प्राप्त कर रहे हो, तो आपका क्या है, समय अंतरालों के हिसाब से वेग परिवर्तन असमान कहलाता है। तो उसे आप क्या बोलोगे, वस्तु में असमान त्वरण गतिशील कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जो आपका त्वरण की वैल्यू होगी वह अलग अलग आएगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, नियत त्वरित वाली गति के समीकरण आपको बताने हैं। तो देखिए ये गति के 3 समीकरण हैं जो न्यूटन ने दिए हैं, ये इसमें बताया जाएगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अब इसमें क्या बताया गया है, गति का प्रथम समीकरण आपको बताया गया है। तो देखिए यदि प्रारंभिक वेग आपका u है, ठीक है, u, और वस्तु का त्वरण आपको a गतिशील हो, तो t समय के पश्चात वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, v बराबर u प्लस at। ये आपका प्रथम नियम के अनुसार है, तो आपको ध्यान रखना है। ये नियम कब रहेंगे आपके, जब किसी वस्तु में त्वरण मौजूद होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नियत त्वरण है इसके अंदर, तो उसके अंदर ये आपकी गति के समीकरण कहलाएंगे। चलिए अब देखिए दूसरा समीकरण आपका क्या है, गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार यदि आपका प्रारंभिक वेग u दिया हो और वस्तु का नियत त्वरण आपका a गतिशील हो, तो आप t वस्तु यानी t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को आप s बराबर ut प्लस 1/1/2 at स्क्वायर से ज्ञात करोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें a पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान रखना a पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है दोनों समीकरण में, ठीक है, इसीलिए इसमें a पॉजिटिव है। अब देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या है, s दूरी तय करने के बाद वस्तु द्वारा प्राप्त वेग याद आपको प्राप्त करना है, यानी कि अंतिम वेग। तो ये आपका किससे निकालोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 जो नियम है आपके,
पूछे जा सकते हैं। पहला आपका नियम दिया जाए तो आपसे पूछे कि ये कौन सा नियम कहलाता है, तो आप बोलोगे प्रथम नियम है। इन तीनों में से कोई भी नियम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वृत्तीय गति क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम एक केंद्र के सापेक्ष चारों ओर घूमते रहते हैं तो इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति यदि वह इस तरीके से चलती रहेगी एक समान चाल से, तो आप इसको एक समान गति कहेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। ठीक है, त्वरित का मतलब जिसमें त्वरण होता है और त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, यानी कि जो आपका त्वरण है वह हमेशा केंद्र की ओर उसकी दिशा रहेगी। नेक्स्ट, उपग्रहों की गति जो होती है त्वरित गति होती है। तो आपसे यदि पूछा जाए सैटेलाइट की जो गति है, आपकी मोशन है, वह कैसी होती है, त्वरित होती है, तो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है? पॉइंट देखिए, कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका पद्धति में मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या है? ये भी आपका सर्कुलर रहता है, पर एक रेडियन यानी कि एक सेकंड में बनाया गया है कोण आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेडियन प्रति सेकंड का, तो इसका मात्रक आपका रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फोर्स के बारे में बताया गया। फोर्स कैसे कहते हैं, तो देखिए फोर्स क्या है? फोर्स एक खिंचाव बल है। ठीक है, अब देखिए क्या है फोर्स का पॉइंट क्या दिया गया है इसमें, बल वह धक्का या खिंचाव है यानी कि पुल और पुश है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि आप बल द्वारा किसी वस्तु को खींचेंगे या धक्का देंगे तो उसकी अवस्था चेंज होगी। ठीक है, यदि वह गतिशील है, कहने का मतलब कोई चीज गतिशील है तो आप उसे रोक सकते हो, और यदि कोई चीज स्थिर है तो आप उसको गति के यानी कि धक्का देने के माध्यम से उसका स्थान परिवर्तित कर सकते हो। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो बल क्या है? बल वह मात्रक या राशि है जिसमें क्या कहते हैं आप, बल यानी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है, यानी कि कोशिश करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यदि एक सदिश राशि है, यह क्या है? एक सदिश राशि है तथा बल की दिशा में खींची गई रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें तो अकेला बल जो वे सभी प्रभाव प्रदर्शित करे जो सभी बल एक साथ कार्य करने पर भी करते हैं तो परिणामी बल कहलाता है। कहने का मतलब यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और एक बल ऐसा है जो इसको संतुलित कर रहा है, तो ये जो बल होगा आपका, ये आपका परिणामी बल कहलाएगा। यानी इन सबका जो है परिणामी है, इसको कहेंगे परिणामी बल। अब देखिए, ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं बल का। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक कार्यरत बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु संतुलन की अवस्था में कही जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या तात्पर्य है। सपोज करिए यदि आपको एक पिंड दिया है, पिंड पर कई प्रकार के बल लग रहे हैं, यानी कि F1, F2 और F3, और इसके बाद इधर भी लग रहा है F4, ठीक है, F5 आपका लग रहा है, तो ये संतुलित है। ना तो ये अपना स्थान चेंज कर रहा, ना ये गति अवस्था में है तो ना ये रुक रहा। यदि गतिशील है तो ये गतिशील बना हुआ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? बल, वस्तु क्या है? संतुलित अवस्था में है। ठीक है, चलिए, तो इसका परिणामी क्या होगा? शून्य कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका जड़त्व, इनर्शिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, तो उसका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब जैसे देखिए, अब आप देखिए कोई वस्तु आपकी रखी है जमीन पर, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। यदि फोर्स लगाने पर भी ये वस्तु आपकी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचे ना, यानी कि अपना स्थान परिवर्तन ना करे, तो इसका जो विरोध कर रही है इस बल का जो विरोध कर रही है,
उस गुण को ही आप क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे, जिससे कि ये यहाँ डटी हुई है। ठीक है, तो जड़त्व जो है एक ऐसा गुण है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी जो पृथ्वी पर स्थिर वस्तु है वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना कर सकते हैं, यानी कि आप इसके m की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, यानी कि द्रव्यमान के द्वारा जड़त्व की गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन के गति के 3 नियम है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम दिए गए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। तो देखिए इसके नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भाव, फोर्स यानी कि बल आरोपित ना हो। तो कहने का क्या तात्पर्य है, यदि कोई वस्तु देख, ये आपके सरफेस पे रखी है, ये तब तक रखी रहेगी जब तक इस पर कोई भारी बल लग के इसको इस स्थान से इस स्थान की ओर ना लेके आए। ठीक है, और यदि ये गतिशील अवस्था में है और ये गति कर रही है, एक समान गति कर रही है, ठीक है, बढ़ती चली जा रही, जब इसको जब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक इस पर कोई भारी बल इसे रोकने के लिए प्रयत्न न करे। तो ये आपका प्रथम नियम है न्यूटन का। जैसे कि आपकी पृथ्वी एक समान गति से गति कर रही है क्योंकि उस पर कोई भारी फोर्स नहीं लग रहा है उसे रोकने के लिए। ठीक है, इसीलिए वे एक समान गति से कार्यरत है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये आपका प्रथम नियम ही है जड़त्व का नियम, जो आपको बताता है कि बल की प्रॉपर्टी के द्वारा कोई वस्तु को हम रोक भी सकते हैं और उसे गतिमान कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वह वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम में ही बनी रहेगी, एक समान अवस्था में तो एक समान अवस्था में रहेगी, जब तक कि ये कंडीशन है, जब तक कि उस पर कोई बल अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अनुप्रयोग क्या है इसके जो हम प्रयोग करते हैं इसके अनुसार वो देखेंगे। अब देखिए एथलीट जो है ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। ठीक है, तो ये पहला इसका अनुप्रयोग हो गया। दूसरा है, एक गतिमान ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद फेंकने वाले के हाथों में गिरती है तो पहिए पर लगे धूल के कण स्पर्श रेखा के अनुदेश होते हैं। तो आप कभी गतिशील गाड़ी में भी बैठे हैं और आप क्या करेंगे, जब कोई चीज फेंकेंगे तो देखिए वो भी आपके हाथों में ही आएगी, तो इसका मतलब वो भी गतिशील है। ठीक है, जब एक समान गति से हम चल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे की ओर गिर पड़ते हैं, तो ये भी एक जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट, गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि उसकी जो आगे की ओर इसलिए गिरता है क्योंकि वो भी गतिमान अवस्था में रहता है, इसलिए। अब देखिए यदि किसी गुटके के नीचे रखे हुए कपड़े को अचानक खींच देते हैं तो यह आसानी से बाहर निकल आता है, तो ये जड़त्व के कारण है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई वस्तु रखी है, रुमाल के ऊपर रखी है, तो रुमाल आप एकदम खींच दोगे तो इस जड़त्व के कारण ये यही बनी रहेगी, ये स्थान चेंज नहीं करेगी। तो ये किसके कारण है, ये जड़त्व के कारण है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब दौड़ता घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की ओर गिर पड़ता है क्योंकि घोड़ा आपका गतिमान अवस्था से विरामावस्था में आया पर आपका जो शरीर है वह अभी भी विरामावस्था में है, इसीलिए आप अचानक आगे की ओर यानी कि गिर पड़ते हैं। ठीक है, जब घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर देता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिरता है क्योंकि आप गतिशील अवस्था में नहीं रहते और घोड़ा दौड़ने की अवस्था में आ जाता है, तो फिर आप क्या है पीछे की ओर धकेलते। चलिए अब नेक्स्ट, जब हम कारपेट को छड़ से पीटते हैं तो धूल के कण क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्यों? धूल के कण इसलिए अलग क्योंकि धूल के कण वहीं की वहीं बने रहते हैं और वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह निकल चुके। ठीक है, अलग हो गए। तो ये जड़त्व के नियम के कारण ही हमें ऐसा प्रदर्शित होता है। अब देखिए द्वितीय नियम देखिए न्यूटन का। इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड लॉ बराबर क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, ये नियम है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए अनुप्रयोग क्या है इसके, देखिए इसमें जो आपका नियम बताया गया है पहले इसे आप समझ सकते हैं। इसके अनुसार आपको क्या बताया गया, किसी वस्तु पर जब आप कार्य करने वाले बल का मान
उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि जो मान आप ज्ञात करोगे बल का, बल की वैल्यू ज्ञात करोगे, वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या बताता है आपका, ये बल की परिभाषा देता है, यानी बल के मान को यानी कि बल की वैल्यू को बताता है। इसके अनुप्रयोग क्या है आपके, यानी कि इसके द्वारा प्रयोग, जब कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे या अथवा पेपर में लपेटा जाता है, तो ये इसका क्या है, बल यानी कि इसका द्वितीय नियम का आपका अनुप्रयोग है। नेक्स्ट पॉइंट, पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। ठीक है, क्योंकि जब आप गिरोगे तो फर्श द्वारा भी आपको क्या है, एक फोर्स लगाया जाएगा, जिससे आपका क्या है, यानी कि चोटिल हो जाते। चलिए नेक्स्ट, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि उसे बल का जो झटका है कम लगे, इसलिए। तो ये भी आपका द्वितीय नियम है। अब देखिए तृतीय नियम देखते हैं, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसका क्या तात्पर्य देखते हैं। इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। कहने का क्या तात्पर्य है, यदि आप इस पर कोई फोर्स लगाओगे तो इस द्वारा भी आप पर एक फोर्स लगाया जाएगा जो कि इसकी विपरीत दिशा होगी। इसे ही आप क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे एक रॉकेट है, इसका उदाहरण है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ इसका क्या है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी दिशा क्या है, विपरीत होती है। ठीक, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में आता है। तो देखिए अनुप्रयोग, फर्श पर चलने पर हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो आपने देखा होगा चलते हुए व्यक्ति जो होते हैं वे अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं, तो पीछे की ओर देखिए इस पर बल लगता है जब आप लगाते हो और आप आगे की तरफ जाते हैं तो ये पीछे की तरफ बल लगता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, पीछे की ओर जो ढकेलते हैं फर्श पर चलने पर पंजों से, तो इसको भी हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करना मुश्किल है। ठीक है, जब आप इसे पकड़ोगे नहीं तो आप छिद्र नहीं कर पाओगे। क्यों? जब आप उस पर फोर्स लगाओगे लकड़ी पे तो वो आगे यानी कि नीचे की तरफ जाए या पीछे की तरफ जाए, ठीक है, वो पीछे की तरफ जाएगी। तो जब, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इस वाले पॉइंट को, गुटके वाला। देखिए यदि आपने सरफेस पर कोई गुटका रखा है और इस पर आप ड्रिल मशीन से छेद कर रहे हो, यदि ये फर्श ना होती तो ये पीछे की ओर धकड़ यानी कि नीचे की ओर आ जाता। तो ये जो है, ये जो बल लग रहा है इस पर, ठीक है, और इसको संतुलित यानी इसको रोकने के लिए एक बल इस दिशा में लगेगा, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, यानी विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसकी वजह से ये नीचे की ओर नहीं आएगी, यानी पीछे की ओर गुटका नहीं खिसकेगा। ठीक है, अगर उसे पकड़ लेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, घोड़े की गाड़ी का खींचना। अब देखिए कोई घोड़े की गाड़ी है, जब घोड़े द्वारा खींची जाती है तो घोड़े द्वारा इधर के स्थान पर खींची जाती है, और जो आपका फोर्स है, जो गाड़ी जो फोर्स लगाती है, जो वजन लगता है इस पे, तो वो इस दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। आपने देखा होगा जब बंदूक की गोली लगाते हैं, गोली चलाते हैं, तो इसकी दिशा यदि गोली की इधर है तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति चलाता है उसके कंधे की जो दिशा है पीछे की तरफ फोर्स लगेगा उसे। ठीक है, किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना। यदि आप देखिए एक नाव है जिससे कोई व्यक्ति कूदता है, तो आपने देखा व्यक्ति इस दिशा में कूदा और ये नाव आपकी पीछे की ओर ढकेली जाएगी। ठीक है, तो इसको ही आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिजिक्स के और नए नियमों के अनुसार। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका यहाँ बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।